हाय एवरीवन, माय नेम इज आदर्श मिश्रा एंड आप देख रहे हैं यूथ नेशन कोडर्स। आज हम लोग बात करने वाले हैं अपने प्लेसमेंट ड्राइव एमसीक्यूज इन पाइथन के पार्ट 47 के बारे में, जिसमें हम सबसे पहले एमसीक्यू को सॉल्व करते हैं यहाँ पे कि हमारा क्लास यहाँ पे स्टूडेंट नाम की क्लास है। देन हम लोगों ने उस स्टूडेंट नाम की क्लास का एक ऑब्जेक्ट बनाया std नाम का, और उसके कंस्ट्रक्टर में 1 और 20 मैंने पास कर दिया। तो इनिट में id की जगह आ जाएगा 1 और एज की जगह आ जाएगा 20। तो सेल्फ डॉट id में वैल्यू सेट हो गई हमारी 1 और एज में सेट हो गई 20। मतलब std के लिए id की वैल्यू हो गई 1 और एज की वैल्यू हो गई 20। मुझसे कह रहा है इनमें से क्या गलत लिखा हुआ है। std एक रेफरेंस वेरिएबल है हमारे ऑब्जेक्ट स्टूडेंट 1,20 का। तो बिल्कुल सही बात है, हमारा ऑब्जेक्ट जो होता है वो हमारा रेफरेंस वेरिएबल भी होता है। तो ये लाइन बिल्कुल सही है। id एंड एज को हम लोग पैरामीटर बोलते हैं, बिल्कुल सही बात है। id और एज हम लोग, क्योंकि हमने यहाँ पे मेथड की डेफिनेशन में लिखा हुआ है तो इसे पैरामीटर कहेंगे। जब हम पास करते हैं वैल्यू उसे आर्ग्यूमेंट कहते हैं। एवरी क्लास मस्ट हैव अ कंस्ट्रक्टर, हर एक क्लास में ये इनिट होना चाहिए। तो इसका कोई गारंटी नहीं है, जरूरी नहीं है। मतलब आप लगाने को आप अपने यूज के लिए रख सकते हो, बट कोई जरूरी नहीं है। कह रहा है मस्ट हैव, होना ही चाहिए। तो यही लाइन हमारी क्या हो गई, गलत हो गई। क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। क्लास ए है, देन मेरे पास a1 इज इक्वल टू, मैंने ए क्लास का एक ऑब्जेक्ट बनाया a1 नाम का, उसमें वहाँ पे कंस्ट्रक्टर में जॉन पास कर दिया। तो a1 के लिए जो मेरा नेम था वो सेट हो गया जॉन। देन a2 के लिए ही मैंने सेम ऑब्जेक्ट बनाया हुआ है a क्लास का, और a2 के लिए हमारा नाम सेट हो गया जॉन। तो यहाँ पे कह रहा है a1 और a2 दोनों अलग अलग ऑब्जेक्ट, तो मेमोरी में अलग अलग जगह सेव होंगे। तो वही मुझसे कह रहा है कि id a1 और a2 की क्या सेम होगी, कभी नहीं हो सकती, क्योंकि मेमोरी में दोनों अलग अलग ऑब्जेक्ट अलग अलग जगह सेव होंगे। id a1 की और a2 की डिफरेंट होगी, बिल्कुल सही बात है। तो हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। कह रहा है क्लास मेरे पास ए नाम की है, ए इज इक्वल टू ए क्लास का इसने ऑब्जेक्ट बनाया है स्मॉल ए नाम का। तो इनिट चल जाएगा। इनिट में सेल्फ डॉट काउंट की वैल्यू 5 है और सेल्फ डॉट काउंट इज इक्वल टू काउंट प्लस 1। बट सवाल ये है कि काउंट वेरिएबल है कहाँ पे। इस पूरी क्लास में कहीं भी काउंट नाम का वेरिएबल नहीं है। सेल्फ डॉट काउंट हमारा अलग है, हमारा इंस्टेंस वेरिएबल है, और यहाँ पे काउंट के पहले सेल्फ नहीं लगाना। इसका मतलब ये एक लोकल वेरिएबल है जो कि यहाँ पे कहीं डिफाइन होना चाहिए था, बट ऐसा नहीं है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगी, एरर आ जाएगी। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। हमारे पास एक क्लास है बुक नाम की। देन हम लोग क्या कर रहे हैं, उस बुक क्लास में वीएम शाह उसके कंस्ट्रक्टर में पास कर रहे हैं और ऑब्जेक्ट बना रहे हैं बुक 1 नाम का। तो यहाँ पे इनिट में ऑथर क्या पास हो जाएगा, वीएम शाह, और इस बुक 1 के लिए जो ऑथर होगा वो सेट हो जाएगा वीएम शाह। देन बुक 2 इज इक्वल टू बुक 1, मतलब जो हमारा ऑब्जेक्ट बुक 1 है ये हमारा इस क्लास का एक ऑब्जेक्ट है बुक 1 नाम का, और इसको रिफर कर रहा है बुक 2। मतलब यहाँ पे एक हमारा ऑब्जेक्ट है, उसको बुक 1 भी रिफर कर रहा है और बुक 2 भी रिफर कर रहा है एक ही जगह को। तो ऑब्वियस सी बात है, जब हमारी एक ही जगह है तो हमारा एड्रेस सेम होगा। तो मुझसे कह रहा है बुक 1 और बुक 2 जो है वो अलग अलग ऑब्जेक्ट को रिफर कर रहे हैं क्या, ऐसा तो नहीं है। यहाँ पे कह रहा है क्या आईडी बुक 1 की और बुक 2 की क्या सेम होगी, बिल्कुल सेम होगी, क्योंकि दोनों वेरिएबल्स जो हैं, दोनों ऑब्जेक्ट जो हैं किसी एक डेस्टिनेशन, एक मेमोरी लोकेशन को पॉइंट आउट कर रहे हैं, रिफर कर रहे हैं, कह सकते हो। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। कह रहा है हमारे पास ये फंक्शन है, मेरे पास ये लिस्ट है, हमने लिस्ट अपने फंक्शन ने भेजी। वो कह रहा है देखो अभी इसको रफली ऊपर ऊपर देखो क्या है। पहली बात तो यहाँ पे एरर आनी चाहिए थी, यहाँ पे स्पेस होना चाहिए, क्योंकि इफ के बाद नहीं इंडेंटेशन की प्रॉब्लम आती है। चलो ठीक है, यहाँ पे देखते हैं कि हम लोग एक लूप चला रहे हैं लेन ऑफ लिस्ट से लेके मतलब 0 तक, ठीक है। और उसके बाद हम लोग एक रेंज पास नंबर्स की रेंज पे एक और लूप चला रहे हैं, तो n स्क्वायर कॉम्प्लेक्सिटी। तो मुझसे कह रहा है कि हर एक इंडेक्स पे चेक करो, अगर वो पर्टिकुलर इंडेक्स उसके नेक्स्ट इंडेक्स से वैल्यू अगर वो बड़ी है तो उसको कर दो स्वैप। अब इसको आपने कहाँ पढ़ा हुआ है, ये आपने पढ़ा हुआ है जब हम लोग एलिमेंट्स को करते हैं सॉर्ट। जब एलिमेंट को सॉर्ट करते हैं तो होता क्या है कि हम लोग एक एलिमेंट को उठाया, उसके बगल वाले से चेक करा, अगर ये पहला वाला एलिमेंट हमारे दूसरे वाले एलिमेंट से बड़ा है तो उन दोनों को स्वैप कर दो, उनकी लोकेशन को चेंज कर दो। तो यही चीज़ तो हम लोग यहाँ पे कर रहे हैं, इन दो लूप से हम लोग उसका इंडेक्स उठा रहे हैं और फिर चेक कर रहे हैं कि वो जो पर्टिकुलर इंडेक्स है क्या अपने पड़ोसी से बड़ा है क्या। अगर बड़ा है तो उसको आखिर में रख दो और छोटे वाले को सबसे पहले ले आओ। तो वही यहाँ पे हो रहा है। तो लॉजिकली देखा जाए तो इसका आंसर जो है लॉजिकली सॉर्ट हो रहा है, तो उसी को मैं सॉर्ट में प्रिंट कर रहा हूँ। तो एलिमेंट सबसे छोटा कौन सा है, 1 है, फिर 3 है, 4 है, इस तरह सॉर्ट आएगा। तो 1 3 4 5 7 9 हमारा आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। मुझसे कह रहा है कि इसमें हम लोग अगर n की वैल्यू 4 पास करें तो हमारा आंसर क्या आएगा। ठीक है, देख लेते हैं। n की वैल्यू अगर हम यहाँ पे 4 पास करें तो q मेरी बन रही है 4 की। तो q मैंने लास्ट वीडियो में आपको बता रखा है क्या होता है, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, मतलब जो पहले आता है वही पहले बाहर जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या n की वैल्यू 0 है नहीं है, क्योंकि n की वैल्यू अभी हमने क्या सेट कर रखी है 4।
तो रिटर्न करो 1, ऐसा तो ये तो कभी चलेगा ही नहीं। एल्स में है फॉर आई इन रेंज 1 से लेके n+1, मतलब हमारा लूप कहाँ से कहाँ तक चलेगा, आई की वैल्यू क्या होगी, 1 होगी, 2 होगी, 3 होगी और 4 होगी, क्योंकि 5 तक चल रहा है हमारा लूप। तो 1 2 3 4 हमारी आई की वैल्यू हुई। हर बार हम लोग अपने क्यू में क्या करेंगे, एन क्यू कर देंगे, इंसर्ट करेंगे आई इंटू आई। तो पहले मेरे क्यू में क्या आया, सबसे पहले आया 1 इंटू 1 मतलब 1 आ गया। देन उसका दूसरा एलिमेंट आया हमारे क्यू में, वो क्या था 2 इंटू 2 मतलब 4 हो गया। तीसरा एलिमेंट आया वो क्या हो गया 3 इंटू 3 मतलब 9 हो गया। और चौथा एलिमेंट आया 4 इंटू 4 मतलब 16 हो गया। तो 4 बार ये लूप चला, फिर मेरे क्यू में 4 एलिमेंट आ गए इस तरह से। अब जो सबसे पहले निकलेगा वो ये वाला होगा, ये सबसे पहले निकलेगा, फिर ये निकलेगा, फिर ये निकलेगा, फिर ये निकलेगा। टेम्प की वैल्यू यहाँ पे 1 है। मुझसे कह रहा है जब तक मेरी क्यू एम्प्टी नहीं हो जाती तब तक टेम्प में ऐड कर दो इस क्यू से एक एक एलिमेंट निकाल के। इसका मतलब सबसे पहले ये एलिमेंट निकला, ये क्या था 1 था, ये जब निकलेगा तो टेम्पो में ऐड हो गया। टेम्प में वैल्यू 1 थी, अब इसकी वैल्यू भी 1 है, तो 1 + 1 कितना हो गया 2, टेम्प की वैल्यू 2 हो गई। इसके बाद दोबारा ये लूप चलेगा, देखा क्या क्यू एम्प्टी है क्या, अभी नहीं, 3 एलिमेंट बचे हैं। तो ये क्या था 2 इंटू 2 मतलब 4, ये 4 था ना, तो 4 निकला और टेम्पो में ऐड हो गया। तो टेम्प की वैल्यू 2 थी, 4 ऐड हो गया, टेम्प की वैल्यू हो गई 6। फिर ये वैल्यू निकलेगी, ये है 9, तो 9 निकली और यहाँ पे चला गया। तो 6 + 9 15 और 15 प्लस ये इसकी वैल्यू कितनी थी 16, तो 15 + 16 हो गया 31। तो हमारा आंसर क्या आ गया 31 और रिटर्न कर रहा है टेम्प को, तो टेम्प की वैल्यू होगी 31। ठीक है, तो इस तरह से आप ये क्वेश्चन का आंसर ये हो जाएगा 31। मगर इसके लिए आपको क्यों आना चाहिए, अगर क्यों स्टैक का आपको नॉलेज नहीं है डेटा स्ट्रक्चर्स का, तो फिर आपको क्वेश्चन समझ में नहीं आएगा, क्योंकि पाइथन से थोड़ा हट के है, ठीक है, डेटा स्ट्रक्चर का पार्ट है। क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं, कह रहे हैं जॉन के पास 4 डिफरेंट एल्गोरिदम थी। ठीक है, तो उसमें स्टेप काउंट एल्गोरिदम 1 का पहले ये था n² + n log n, फिर ये था, फिर ये था, फिर ये था। कह रहा है कि इसमें से बिग O नोटेशन के हिसाब से, देखो यहाँ पे कॉम्प्लेक्सिटी वाला रूल लग रहा है यहाँ पे, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी का। तो मुझसे क्या कह रहा है कि भाई ये 4 एल्गोरिदम थी उस बंदे के पास, तो इन चारों को इंक्रीजिंग ऑर्डर पे लगाओ। तो इसके लिए आपको पूरी नॉलेज होनी चाहिए एल्गोरिदम्स के बारे में, कैसे हम उसकी कॉम्प्लेक्सिटी निकालते हैं। तो यहाँ पे सबसे कम कॉम्प्लेक्सिटी वाले एल्गोरिदम क्या है, तो यहाँ पे देखो n² और n log n। तो यहाँ पे n² है ना, तो हमने इसको बाहर कर दिया कि इसकी कॉम्प्लेक्सिटी n² जा रही है। ठीक है, यहाँ पे आए, ये कह रहा है n² और 2 इंटू एन क्यूब। तो लॉजिकली देखो तो एन क्यूब यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, हम लोग कॉन्स्टेंट सब हटा देते हैं। ठीक है, एन क्यूब इसका जा रहा है, इसका लगभग जा रहा है एन फैक्टोरियल। ठीक है, इसका क्या है एन फैक्टोरियल जा रहा है, और ये है log n, सबसे छोटा क्या है log n। इसके बाद आएगा n², इसके बाद एन क्यूब, इसके बाद एन फैक्टोरियल। तो 4 1 2 3 ये कहाँ पे दिख रहा है 4 1 2 3, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं, कह रहा है इनमें से क्या सही है ऊप्स के कॉन्सेप्ट पे देखा जाए तो ऑब्जेक्ट एक रियल वर्ल्ड एंटिटी होती है और क्लास जो है रियल नहीं होती। बिल्कुल सही बात है, क्लास हमारी डिजाइन होती है और ऑब्जेक्ट उसका उस डिजाइन का इंप्लीमेंटेशन होता है रियल लाइफ में। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, बाकी कोई होगा नहीं, क्योंकि हमसे कह रहा है करेक्ट बताओ। क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं, कह रहे हैं विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट अ डिस्टिंक्टली आइडेंटिफिएबल एंटिटी इन द रियल वर्ल्ड। होता क्या है कि एक रियल वर्ल्ड में हम लोग कोई डिस्टिंक्ट आइडेंटिफिएबल एंटिटी कैसे बनाते हैं, तो मैंने आपको पहले बता रखा है एंटिटी और रियल वर्ल्ड, इसका मतलब ऑब्जेक्ट के बारे में बात हो रही है। ऑब्जेक्ट क्या होता है एंटिटी होती है, इंस्टेंस होता है हमारी क्लास का, तो इसका भी आंसर क्या हो जाएगा ऑब्जेक्ट। क्वेश्चन नंबर 10 पे आते हैं, कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट एक टेम्पलेट, ब्लूप्रिंट या कॉन्ट्रैक्ट, ये क्या होता है, तो ये सब हमारे क्या होते हैं डिजाइन, ये सब हमें क्लास। तो यहाँ डायरेक्टली हम बिना देखें क्लास पे क्लिक कर दो। विच ऑफ द फॉलोइंग कीवर्ड मार्क द बिगिनिंग ऑफ क्लास। जब भी हम क्लास को बनाते हैं तो सबसे पहले क्या लिखते हैं हम लोग, लिखते हैं क्लास देन क्लास नेम, इस तरह से लिखते हैं। तो ये क्या है बिगिनिंग किससे हो रही है क्लास वेरिएबल से ना, तो यही मुझसे कह रहा है कि यहाँ पे कौन सा कीवर्ड है, तो मैंने कहा क्लास कीवर्ड है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 12 पे आते हैं, कह रहे हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिक्वायर्ड टू क्रिएट अ न्यू इंस्टेंस ऑफ क्लास। एक नया ऑब्जेक्ट बनाना है अगर क्लास का, तो हम लोग को क्या किसकी जरूरत पड़ेगी, तो नया जब भी ऑब्जेक्ट बनाओगे क्या लिखोगे obj इज इक्वल टू क्लास नेम, जो भी क्लास का नाम होगा उसका 2 यहाँ पैरेंथेसिस लगाओगे। 2 पैरेंथेसिस लगा रहे हो, उसका मतलब क्या है उस क्लास का इनिट अपने मन से कॉल हो रहा है ना, उसका क्लास का कंस्ट्रक्टर जो है वो रिक्वायर्ड है आपको एक नया ऑब्जेक्ट बनाने के लिए। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा हमारा कंस्ट्रक्टर हो जाएगा, सिंपल। क्वेश्चन नंबर 13 पे आते हैं, मुझसे कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज मोस्ट एक्यूरेट। इसमें क्या एक्यूरेट स्टेटमेंट है, अगर मैं लिख रहा हूँ x इज इक्वल टू सर्कल, मतलब सर्कल क्लास का मैं एक ऑब्जेक्ट बना रहा हूँ x नाम का, तो यहाँ पे क्या सबसे ज़्यादा प्रिफरेबल स्टेटमेंट है, x में इंट वैल्यू होगी, ऐसा तो कहीं नहीं लिखा है। x एक ऑब्जेक्ट होगा सर्कल टाइप का, हो सकता है x कंटेन अ रेफरेंस टू अ सर्कल ऑब्जेक्ट, ये ज़्यादा अच्छा स्टेटमेंट है। देखो x जो है एक ऑब्जेक्ट है सर्कल क्लास का, और ये कह रहा है x रखता है एक ऑब्जेक्ट अपने अंदर, ऐसा नहीं है। x जो है
उस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट को रिफर करेगा। एक्स कहीं और होगा, मेमोरी लोकेशन में वो ऑब्जेक्ट बना हुआ है, उसको रिफर करेगा एक्स, उस मेमोरी लोकेशन को रेफर करना होता है, ठीक है। तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट का ये काम ही होता है। तो ऑप्शन नंबर सी ज़्यादा यहाँ पे वैलिड है, तो इसको मैं यहाँ पे चूज करता हूँ क्योंकि यही सही है। क्वेश्चन नंबर 14 पे आते हैं, कह रहे हैं क्लास है सेल्स नाम की, वेल इज इक्वल टू सेल्स 1 2 3। हमने सेल्स क्लास के कंस्ट्रक्टर में 1 2 3 पास करा, वेल नाम का ऑब्जेक्ट बना दिया, आईडी की वैल्यू 1 2 3 हो गई। सेल्फ डॉट आईडी मतलब वेल के लिए आईडी क्या सेट हो गई 1 2 3, और देन उसके बाद वही जो आईडी की वैल्यू 1 2 3 आई तो उसको बाद में हमने 100 कर दिया। तो वो 100 किसके लिए हुआ, वो उस लोकल वेरिएबल पे हुआ नॉर्मल, उसका चेंज सेल्फ डॉट आई डी पे नहीं आया। सेल्फ डॉट आई डी की वैल्यू क्या अभी भी 123 है। मैं प्रिंट कर रहा हूँ वेल डॉट आई डी, इस वेल के लिए आई डी क्या है, तो चेक करो सेल्फ डॉट आई डी की वैल्यू क्या थी 123, 123 हमारा आंसर ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 15 पे आते हैं, कह रहे हैं तो फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट, इनमें से क्या सही है। रेफरेंस वेरिएबल जो है एक ऑब्जेक्ट होता है, ऐसा तो नहीं, रेफरेंस वेरिएबल एक ऑब्जेक्ट नहीं हो सकता। देखो ऑब्जेक्ट कब होगा, अगर मैं लिखूं कि भाई एक मान लो ए क्लास का मैंने एक बी क्लास का मैंने ऑब्जेक्ट बनाया स्मॉल ए नाम का, तो ये मेरा क्या है, एक ऑब्जेक्ट है, क्योंकि मैंने यहाँ पे क्लास का नेम और पैरेंथेसिस लगाया है। बट वहीं पे अगर मैं बोल दूं कि z इज इक्वल टू ए, तो अब ये मेरा कोई ऑब्जेक्ट थोड़ी ना हो गया, ये तो इस ए को रिफर कर रहा है, जहाँ पे ए रिफर कर रहा है मेमोरी लोकेशन में इस बी ऑब्जेक्ट के लिए, जहाँ ए रिफर कर रहा है वहीं पे जेड भी रिफर करने लगा बस। इसका ये थोड़ी ना कि ये हमारा एक ऑब्जेक्ट बन गया। तो वही ये कह रहा है क्या रेफरेंस वेरिएबल एक ऑब्जेक्ट होता है, ऐसा तो नहीं होता है। क्या रेफरेंस वेरिएबल रिफर करता है किसी ऑब्जेक्ट को, बिल्कुल सही बात है, रेफरेंस वेरिएबल हमेशा एक ऑब्जेक्ट को रिफर करेगा, तो यही हमारा सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 16 पे आते हैं, कह इनमें से कौन से स्टेटमेंट सही है। तो भाई ये मुझसे कह रहा है कि बाय डिफॉल्ट न्यू मेथड जो होता है वो इन्वोक करता है इनिट मेथड। देखो कह सकते हो क्योंकि जब भी हम लोग ये लाइन लिखते हैं obj इज इक्वल टू क्लास नेम एंड देन पैरेंथेसिस, तो होता है कि सबसे पहले तो ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा ना, ऑब्जेक्ट जब क्रिएट होता है तो न्यू मेथड कॉल होता है और उसके बाद ही हमारा इनिट कॉल होता है। तो कहीं भी अगर आपको न्यू और इनिट एक साथ दिख जाए तो सबसे पहले न्यू चलाना, उसके बाद आप इनिट चलाओगे, ठीक है। तो यहाँ पे न्यू जो है ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखता है, न्यू हमेशा सबसे पहले एग्जीक्यूट होता है। तो कह रहा है बाय डिफॉल्ट क्या न्यू मेथड इन्वोक करता है इनिट को, बिल्कुल सही बात है। न्यू मेथड जो है वो ऑब्जेक्ट क्लास के अंदर होता है, बिल्कुल होता है। इनिट जो है वो भी ऑब्जेक्ट क्लास के अंदर होता है, बिल्कुल होता है। तो यहाँ पे हर एक स्टेटमेंट सही है, तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 17 पे आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। तो यहाँ पे देखो अगर एक नंबर ऑफ एलिमेंट हमें पता है पहले से, तो क्या हम लिंक लिस्ट यूज कर सकते हैं। एरे के मुकाबले देखो लिंक लिस्ट तब यूज करते हैं जब हमें रन टाइम पे एलिमेंट्स खूब सारे भरने हो, ठीक है, वो बाद में मेमोरी क्रिएट हो जाती है। बट एरे में क्या होता है ना कि मेमोरी फिक्स रहती है कि भाई अगर 10 की एरे बनाई तो 10 डिब्बे ही होंगे, उसके अंदर 10 लोग की इन्फॉर्मेशन ही रख सकते हो, ठीक है। तो ये मुझसे कह रहा है अगर हमें नंबर ऑफ एलिमेंट पता है कि कितनी वैल्यू हमें उसमें स्टोर करनी है, तो क्या लिंक लिस्ट स्टोर करोगे कि लिंक लिस्ट में स्टोर करोगे कि एरे में स्टोर करोगे। ऑब्वियस सी बात है, जब हमें पता है उसका साइज क्या है तो हम लोग एरे को यूज करेंगे, और जब हमें नहीं पता होता है कि हमारे वेरिएबल्स कितने ज्यादा हैं, उनका कितना काउंट है, हमें ये नहीं पता होता, तो वहाँ पे हम लिंक लिस्ट यूज कर लेते हैं। तो हमारा क्या हो गया, गलत हो गया। डिलीटिंग एन एलिमेंट इन द मिडल इज स्लोअर इन एरे कंपेयर टू लिंक लिस्ट। अगर हमें कोई एलिमेंट मिडल पे डिलीट करना है तो एरे में वो स्लो होगा और लिंक लिस्ट में हम लोग जल्दी डिलीट कर सकते हैं। मैं बताता हूँ एरे में क्या होगा, अगर मान लो कि मेरे पास 5 एलिमेंट की ये एरे है एंड यहाँ पे मुझे मिडिल वैल्यू को डिलीट करना है, तो अगर मैं इसको डिलीट करना चाहता हूँ तो इसका मतलब है कि ये बाकी जो इसके बाद एलिमेंट थे उनको मुझे शिफ्ट करना पड़ेगा इसकी जगह पे। तो एरे में जो शिफ्टिंग होती है एलिमेंट की वो दिक्कत कर जाती है, उसी में ज़्यादा समय लग जाता है। लिंक लिस्ट में क्या होता है कि मान लो अगर मुझे ये एलिमेंट डिलीट करना है इन 5 एलिमेंट में, तो मैं सीधा इसका लिंक जो है इससे जोड़ दूंगा, इसको हटा दूंगा बीच से, तो ये इससे लिंक हो जाएगा। तो मुझे सिर्फ लिंक चेंज करना पड़ेगा और मतलब एड्रेस चेंज करना पड़ेगा और सिंपल एलिमेंट अपने मन से खत्म हो जाएगा। तो ये चीज़ ऑब्वियस सी बात है, ये ज़्यादा सही है कि डिलीट करना है एक एलिमेंट को मिडल में, वो एरे में स्लो होता है क्योंकि शिफ्टिंग करनी होती है और लिंक लिस्ट में फास्ट होता है क्योंकि सिर्फ लिंक चेंज करना होता है। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। फिर आते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पे। यहाँ पे मेरी इनपुट लिंक लिस्ट ये है 1 4 9 और 16। मैंने इसको यहाँ पे पास करा, हेड वैल्यू पास करी हुई है। देखो मैं आपको यहाँ पे ओवरऑल अभी ऊपर ऊपर बता देता हूँ, सॉल्व ये आपको करना है और मुझे बताना है कमेंट सेक्शन में इसका आंसर क्या आएगा। हेड डॉट गेट नेक्स्ट का मतलब क्या होता है कि अगर मेरा हेड अगर ये है तो इसका नेक्स्ट वैल्यू को ये उठा देगा और वो यहाँ पे नेक्स्ट नोड उसे पॉइंट करने लगेगा। हेड इज नॉट इक्वल टू नन, नेक्स्ट नोड इज नॉट इक्वल टू नन, सिंपल एक लूप चला रहे हैं लोग। हेड में सेट कर देंगे डेटा, उन दोनों वैल्यूज को ऐड करना है। देखो गेट डेटा क्या करता है, हमें डेटा दे देता है जो भी जिस नोड को वो पर्टिकुलर हेड या फिर नेक्स्ट नोड रिफर कर रहे हैं, पॉइंट आउट कर रहे हैं। तो गेट नेक्स्ट क्या करता है, अगली वैल्यू उसको पकड़ा देगा। गेट नेक्स्ट हेड वही सेम मेथड है। तो यहाँ पे देखो ये दो लाइन तो लगभग सेम है, यहाँ पे हेड में उसका नेक्स्ट आ जाएगा, नेक्स्ट नोड में उसका नेक्स्ट आ जाएगा।
नेक्स्ट नोड इज नॉट इक्वल टू नन, ये कंडीशन यूज हो रही है। तो सिंपल है ये सब, यहाँ पे सिर्फ 2-3 फंक्शन यूज हो रहे हैं। पहला है गेट डेटा, दूसरा है गेट नेक्स्ट। तो ये मैं आपको बता ही चुका हूँ ऊपर वाले क्वेश्चन में, लिंक लिस्ट वाले। तो मेरे ख्याल से इसका आप कौन सा दे देना चाहिए, मान लो कि नहीं दे पाओगे तो मैं समझाऊंगा बाद में। तो इसका भी आप गेस करो आंसर क्या आएगा। इसको सॉल्व करो कॉपी पेन का यूज करके, क्योंकि सिंपली मुंह से बताना कठिन होगा। क्वेश्चन नंबर 19 पे आते हैं। कह रहा है कि मेरे पास ये लिंक लिस्ट है, देखते हैं इसको उठा के मैं यहाँ पे रखता हूँ कि भाई ये रही मेरी लिंक लिस्ट। मुझसे कह रहा है कि क्या हेड मेरा नन है क्या, तो हेड तो मेरा नन नहीं है, हेड में 1 को पॉइंट आउट कर रहा है। तो कह रहा है हेड डॉट गेट नेक्स्ट डॉट गेट नेक्स्ट, इसका मतलब हेड के नेक्स्ट का नेक्स्ट, हेड के नेक्स्ट का नेक्स्ट क्या नन है क्या, ऐसा तो नहीं है। तो कह रहा है हेड के डेटा को निकाल के प्रिंट कर दो और एक स्पेस दे दो। ठीक है, हेड का डेटा क्या था, 1 था, तो मैं जो भी प्रिंट होगा यहाँ पे लिख दूँ। तो 1 मेरा प्रिंट हो गया एंड देन यहाँ पे एंड हो गया, कोट्स मतलब सिंपल खाली स्ट्रिंग है। यहाँ पे आते हैं, मुझसे कह रहा है फंक्शन में हेड डॉट गेट नेक्स्ट, इसका मतलब कि हेड को जो है एक और आगे बढ़ा दो। तो हेड अभी यहाँ पॉइंट आउट कर रहा था, अब हेड इसको पॉइंट आउट कर रहा है। और गेट नेक्स्ट मतलब दोबारा हम इस फंक्शन को यहाँ पे कॉल करेंगे, तो यहाँ पे रिकर्सिव कॉल्स हुआ ही, देखो एक फंक्शन के अंदर रह के हम उसी फंक्शन को दोबारा कॉल कर रहे हैं, तो रिकर्सिव कॉल है। दोबारा हम गए यहाँ पे चेक करा, हेड हमारा भी यहाँ पॉइंट कर रहा है। क्या हेड मेरा नन है, नहीं है। क्या हेड के नेक्स्ट का नेक्स्ट मतलब हेड के नेक्स्ट का नेक्स्ट नन है क्या, ऐसा भी नहीं है। तो यहाँ पे अंदर आए और यहाँ पे हेड डॉट गेट डेटा को हमने प्रिंट किया, तो अभी इसकी वैल्यू 2 है, तो यहाँ पे 1 के बाद मेरा प्रिंट हो गया 2। दोबारा हमने इस फंक्शन को दोबारा कॉल करा, तो अभी लास्ट जो कॉल थी वो पेंडिंग पड़ी है ये लाइन एग्जीक्यूट होने के लिए, बट अभी हमने दोबारा इसको कॉल कर दिया, तो अभी हमारा हेड हमारा ही हो गया ये। क्या इसके नेक्स्ट का नेक्स्ट नन है क्या, नहीं है, तो उसको भी प्रिंट कर दो, तो यहाँ पे हो गई वैल्यू 3। देन इसको हमने दोबारा नेक्स्ट वैल्यू, दोबारा हमने अपना फंक्शन दोबारा कॉल करा, तो दोबारा कॉल हुआ। देन यहाँ पे उसकी वैल्यू हो गई 5 हेड की, हेड की वैल्यू हो गई 4। मुझसे कह रहा है हेड के नेक्स्ट का नेक्स्ट नन है, हेड के नेक्स्ट का नेक्स्ट, तो नेक्स्ट का नेक्स्ट कुछ है ही नहीं, तो नन तो है ही है। तो कह रहा है कि अब क्या नहीं है नन, अगर ऐसा है तो कंडीशन हो गई फॉल्स, तो प्रिंट कर देगा हेड का डेटा, मतलब 4 हमारा प्रिंट हो गया, सिंपल। देन इसके बाद ये लाइन खत्म हो गई, तो इसका मतलब ये नहीं कि हमारा मेथड खत्म हो गया। याद करो कि हम लोगों ने और भी कॉल करी थी इसके पहले, ठीक है, 3 के लिए कॉल करा था इसको, तो 3 के लिए कॉल करा, तो 3 के लिए कभी ये लाइन एग्जीक्यूट नहीं हुई ना, तो इसका मतलब 3 हमारा इस लाइन पे आएगा जब दोबारा कॉल वापस जाएगी, जब हमारा बैक ट्रैक होगा हमारा रिकर्जन, तो हमारे यहाँ पे 3 जो है दोबारा प्रिंट होगा। देन इसका 2 भी एक समय पे हेड था, तो उसके लिए भी ये हमने फंक्शन, इस फंक्शन के चक्कर में हम लोग 3 पे चले गए थे और 2 का ये वाला काम नहीं हो पाया था, तो इसको करो, तो यहाँ पे हो जाएगा 2। 1 भी कभी हेड था, तो इसके लिए भी हमारा ये लाइन एग्जीक्यूट नहीं हुई थी, तो दोबारा प्रिंट कर देगा। तो 1 2 3 4 3 2 1 हमारा आंसर आएगा। इसको और अच्छे से समझना है तो इसके लिए कॉपी पेन यूज होगा। मुझे नहीं समझ, मुझे लगता नहीं कि आप लोग को ओरल जब मैंने अभी आपको बताया तो आपको समझ में इतना आया होगा, और जिसका रिकजन अच्छा है उसको भी समझ में आया होगा, बाकी कॉपी पेन से करोगे ज़्यादा समझ में आएगा। क्वेश्चन नंबर 20 पे आते हैं। कह रहा है कि ऑर्डर ऑफ एलिमेंट क्या होगा लिंक लिस्ट में, अगर हम यहाँ पे कुछ लाइन नंबर 19 तो यहाँ पे मुझे नज़र नहीं आ रहा है, चलो ठीक है, कि लॉजिकली देखते हैं ये सारी लाइन एग्जीक्यूट करने के बाद हमें आंसर क्या मिलेगा ये देखते हैं। तो यहाँ पे हमारी एक लिंक लिस्ट में बनाता हूँ, ये मुझसे कह रहा है पहले 10 आएगा, देन मुझसे कह रहा है 20 आएगा, देन मुझसे कह रहा है 5 उसमें ऐड कर दो लिंक लिस्ट में मेरे, एक मिनट 5 मैं ऐड कर देता हूँ, फिर मुझसे कह रहा है 55 ऐड कर दो, फिर मुझसे कह रहा है 38 ऐड कर दो। ठीक है, ये मैं हमारी 5 की 5 वैल्यूज मैंने ऐड कर दी। देखो मैंने क्या कर लिंक लिस्ट बनाई, उसमें 5 वैल्यू ऐड कर दी, सिंपल। अब ये जो मैंने लिंक लिस्ट बनाई इसका मैं हेड निकाल रहा हूँ और उसको सैम्पल हेड में रख के अपने फंक्शन को पास कर दे रहा हूँ। सैम्पल हेड 2 बार पास करेगा, 5 पास करेगा। ठीक है, यहाँ पे मैं इसको लिख देता हूँ ताकि मुझे याद रहे कि यहाँ पे PRV और NXT की वैल्यू हमारी हेड ही है, मतलब ये दोनों अभी 10 को पॉइंट आउट कर रहे हैं, और डेटा मेरा क्या था, डेटा था मेरा 5, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ डेटा की वैल्यू थी मेरी 5। क्या कह रहा है, क्या नेक्स्ट नन है क्या, क्या नेक्स्ट की वैल्यू नन है, अभी तो नहीं है। तो कह रहा है क्या नेक्स्ट का डेटा हमारे डेटा के बराबर है, क्या नेक्स्ट का डेटा हमारे 5 के बराबर है, ऐसा भी नहीं है। तो इधर आया तो क्या करो, नेक्स्ट कॉमा नेक्स्ट डॉट गेट नेक्स्ट, इसका मतलब इस प्रीवियस की वैल्यू तो यही रहेगी। कह रहा है जो नेक्स्ट में दोबारा मेथड कॉल कर रहे हैं ना, दोबारा फंक्शन कॉल कर रहे हैं, तो रिकर्जन यहाँ पे यूज हो रहा है, तो हम लोग करेंगे उसके नेक्स्ट की वैल्यू भेज दो इस नेक्स्ट में। तो हमारा अभी नेक्स्ट यहाँ पे था, अब उसका नेक्स्ट क्या है 20, तो 20 भेज दो NXT में, तो 20 मेरा NXT हो गया। तो जब दोबारा फंक्शन कॉल होगा तो PRV जो है हमारा यहाँ 10 में रहेगा और NXT मेरा 20 को पॉइंट आउट कर रहा होगा। क्या NXT मेरा नन है,
ऐसा तो नहीं है, नेक्स्ट 20 है। तो क्या है, नेक्स्ट मतलब नेक्स्ट का गेट डेटा हमारे डेटा के बराबर है क्या, 20 बराबर है 5 के, ऐसा भी नहीं है। तो क्या करेगा दोबारा से, अब प्रीवियस में क्या आ जाएगी, नेक्स्ट की वैल्यू, तो नेक्स्ट हमारा यहाँ पे, तो प्रीवियस अभी हमारा इसको पॉइंट करने लगेगा जब हमारा दूसरी बार ये फंक्शन कॉल होगा, तो हमारा प्रीवियस क्या करेगा, इसको पॉइंट आउट करेगा। और नेक्स्ट डॉट गेट नेक्स्ट, इसका मतलब ये वैल्यू है ये हो जाएगी हमारे नेक्स्ट की, तो नेक्स्ट एक आगे बढ़ गया और प्रीवियस जो है एक आगे बढ़ गया, आप इसको इस तरह से कह सकते हो। तो प्रीवियस हमारा 20 है, नेक्स्ट हमारा 5 है। अब हम दोबारा चेक करेंगे क्या नेक्स्ट हमारा नन है, नहीं है। क्या नेक्स्ट का डेटा हमारे डेटा के बराबर है क्या, 5 हमारा 5 के बराबर है, बिल्कुल है। तो ग्लोबल सैंपल मतलब जो हमारी लिंक लिस्ट है इसको उठा लो। फिर मुझसे कह रहा है सैंपल में ऐड कर दो डेटा, तो डेटा मतलब ये 5 जो है उसको हमारी लिंक लिस्ट के आखिर में जोड़ दो। तो यहाँ पे मैंने लिंक लिस्ट के आखिर में 5 जोड़ दिया। मुझसे कह रहा है प्रीवियस डॉट सेट नेक्स्ट, मतलब इस प्रीवियस के लिए जो अगला नेक्स्ट है वो सेट कर दो नेक्स्ट डॉट गेट नेक्स्ट का, मतलब सबसे पहले नेक्स्ट के लिए गेट नेक्स्ट निकालो, नेक्स्ट के लिए उसका अगला क्या है 55 है। तो मुझसे कह रहा है कि जो 55 है उसको सेट कर दो प्रीवियस के नेक्स्ट में, मतलब प्रीवियस यहाँ पे था, सेट का गेट नेक्स्ट मतलब यहाँ पे पॉइंट आउट कर रहा है, कह रहा है प्रीवियस का जो नेक्स्ट अभी 5 था, कह रहा है उस प्रीवियस के नेक्स्ट को 55 कर दो। तो मतलब ये जो 5 का लिंक है बीच से तोड़ना चाहता है, तो ये 5 हमारा यहाँ से टूट गया इस लाइन को एग्जीक्यूट करने के बाद, तो हमारी लिंक लिस्ट इस तरह से हो गई। कह रहा है उसको कर दो रिटर्न। जैसे हम रिटर्न करेंगे तो यहाँ पे आए और ये फंक्शन हमारा एग्जीक्यूट होगा सिंपल, तो हमारी लिंक लिस्ट कुछ इस तरह से बन के आएगी। और देखते हैं ये हमारी कहाँ मैच कर रही है। तो आखिर में जिसमें 5 होगा वही हमारा सही होगा, तो आखिर में 5 अकेले इसी में, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है हमारा। तो इसी तरह से हमारे 20 के 20 एमसीक्यूज हो गए हमारे प्लेसमेंट ड्राइव एमसीक्यूज इन पाइथन के पार्ट 47 में।